जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके अंतिम चरण में है। तो हमारा अगला टॉपिक है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है, इस अधिनियम पर तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले एवं तत्कालीन वायसराय मिंटो का विशेष प्रभाव था, इसलिए इसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। भारत विभाजन की नींव जो है इसी अधिनियम के तहत रखी गई थी। केंद्रीय विधायी परिषद एवं प्रांतीय विधायी परिषदों में सदस्य संख्या का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधायी परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़कर कितनी हो गई? 60। केंद्रीय विधायी परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत जारी रहा। प्रांतीय विधायी परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्वीकारा गया। गवर्नर जनरल अपने कार्यकारिणी परिषदों में एक भारतीय सदस्य रखने का उपबंध किया गया। वो अपने कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य रख सकते हैं। और उनके प्रथम भारतीय सदस्य कौन हुए? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें कानूनी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। परिषद के सदस्यों को बहस में भाग लेने, प्रश्न पूछने के अलावा पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प प्रस्तुत करने और सार्वजनिक हितों पर सुझाव देने का अधिकार था। लेकिन किसी भी स्थिति में गवर्नरों एवं प्रत्येक स्थिति में जो है गवर्नर और गवर्नर जनरल का जो सदस्य जो उनको प्रस्ताव प्रस्तुत करते थे, उसे स्वीकारा जाए या नहीं स्वीकारा जाए, उसकी पूर्ण अधिकार किसको था? गवर्नर जनरल को। व्यापारिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को प्रस्तुत किया गया, इसी से विभाजन की नींव पड़ी थी। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मुस्लिम वर्ग के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत इस पृथक प्रतिनिधित्व द्वारा मुस्लिम प्रतिनिधि मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही निर्वाचित किए जाएंगे, ऐसी प्रावधान किया गया, यानी कि एक तरह से आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को सांप्रदायिकता को कानूनी रूप दिया गया। इस अधिनियम ने जो है सांप्रदायिकता को एक कानूनी रूप दे दिया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक भी माना जाता है। ये आपको वन डे एग्जाम में, छोटे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है। और बड़े एग्जामों में कमीशन लेवल में क्या पूछेगा? इस अधिनियम में क्या काम हुआ? और छोटे में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है? अगला हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत जो है किया गया और केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। संघ सूची, राज्य सूची वाला कंसेप्ट। प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। अब मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया गया था। अगला हम लोग देख रहे हैं, लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया। भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय लंदन में बनाया गया। भारत में पहली बार प्रत्येक निर्वाचन एवं द्विसदनीय भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं द्विसदनीय विधायिका को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय विधायिका में उच्च सदन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य परिषद, एवं निम्न सदन, जिसे विधानसभा कहा गया। संपत्ति कर एवं शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया, यानी कि संपूर्ण मताधिकार लागू नहीं हुआ। वायसराय के कार्यपालिका परिषद में 6 सदस्यों में 3
सदस्य आवश्यक रूप से भारतीय, यानी कि 50% भारतीयों को शामिल किया गया। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसी के तहत 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों के चयन के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी कि यूपीएससी का गठन किया गया। ये तो आपको सिर्फ ईस्वी यहाँ है क्या, 1926 में किया गया, लेकिन इसका डेट के साथ क्या होगा, 1 अक्टूबर 1926, जो अभी हमारे भारतीय युवाओं का सपना है। और लवासना का सपना तो हर कोई देखते हैं, तो इन्हीं के थ्रू लवासना जाया जाता है, जिसकी स्थापना, यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट को पृथक किया गया। प्रांतीय विधायिका को अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया, जिसके तहत राज्य अपना बजट अभी भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिनियम लागू होने के 10 वर्षों के बाद इसके प्रभावों की जांच एवं उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आयोग गठित किया गया, यानी कि इस अधिनियम का प्रभाव क्या रहा उसके लिए एक आयोग का गठित किया गया। अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और लास्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का टॉपिक देख रहे हैं, जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, कि भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे भारतीय संविधान का 70% भाग इसी अधिनियम का है। इसे नेताओं ने गुलामी का दस्तावेज ये वगैरह कहा था, लेकिन अंततः 70% इसी अधिनियम से हमारे संविधान में लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह अधिनियम एक लंबा एवं विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 10 अनुसूची 321 धाराएं थी। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस भावी संघ में ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों एवं देशी रियासतों को शामिल होना था। इस प्रस्तावित संघ में देशी रियासतों को शामिल होना उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। फलतः यह संघ उस समय अस्तित्व में नहीं आ सका। शासन के विषयों को केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची में बांटा गया। इसके पहले वाले अधिनियम में हम क्या पढ़े थे कि विषयों का पृथक्करण किया गया, संघ के लिए अलग बजट और राज्य के लिए अलग बजट। तो उसी तरह इसमें सूची बांटा गया, संघ सूची। जैसे हम लोग देखते हैं कि जनगणना किसका विषय है, अभी हाल ही में जातीय जनगणना बिहार में, लेकिन वो उसका नाम चेंज किया गया, वो जाति आधारित गणना किया गया। क्यों? क्योंकि जनगणना राज्य का विषय नहीं है, वो केंद्र का विषय है। तो एवं प्रकार से इसमें सूचियों का बंटवारा किया गया। केंद्रीय सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 एवं समवर्ती सूची में 36 विषयों को शासन अधिनियम 1935 के तहत रखा गया। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति एवं उत्तरदायी शासन, जिसको हम लोग पूर्ण स्वायत्त शासन की कहते हैं, की स्थापना का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ करने का प्रावधान किया गया था 1935 अधिनियम के तहत। 1909 से चले आ रहे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की विचारधारा पर आधारित व्यवस्था के विस्तार का प्रावधान किया गया। दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। देश की मुद्रा एवं साख नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई 1935 के तहत। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किस में आया 1935 के तहत। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में 6 राज्यों बॉम्बे, बंगाल, बिहार, असम, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई 1935 के तहत। इंग्लैंड में भारत सचिव की परिषद को समाप्त करते हुए सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई। इस अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव
के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया। इस चुनाव में 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो ये हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संपूर्ण पार्ट कवर कर चुके हैं। और आगे जो है हम लोग प्रस्ताव को देखेंगे, जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सबको हम लोग देखेंगे। तो आज यहाँ पर रखते हैं और एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारा कवर हो गया है, जिसे पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटी को समझने में हमें आगे बहुत ही आसानी होगी। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपना पॉलिटी सेक्शन को कवर करके फिर अगले सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। तो सभी को शुभकामनाओं के साथ लक्ष्य प्राप्ति हो, और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण ही सफलता का दरवाज़ा खोलता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को जय हिंद।